Hello, my dear student friends. Welcome to all of you on this very bright and result form of Biochem Gurukul. Dear students, this is Dr. R.K. Tripathi and Varis sir भी. Friends, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स स्टार्ट किए हैं. जेनेटिक्स की मेन बातों के साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ क्रॉसेज हमने स्टार्ट किया था. और टाइप्स ऑफ क्रॉसेज में हम लोगों ने देखा था उसमें नॉर्मल क्रॉस क्या होती है, के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स की F2 मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, फिनोटाइपिक रेशियोज क्या होती हैं, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होती हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं. इस तरह से हम लोगों ने देखा था कि बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, दोनों में सिमिलरिटीज क्या होती हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं. ये सब हम लोगों ने देखा था. उस पर हम लोगों ने पॉसिबल क्वेश्चन देखा था. आज एक जिस क्लास की हम बात करने जा रहे हैं, बड़ी ही पॉपुलर और इम्पोर्टेंट क्लास है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. का नाम है, आपको दिख रहा है, रेसिप्रोकल क्रॉस. तो हम देखते हैं आज कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है. देखिए, आप सिंपली दो यहाँ पे नॉर्मल क्रॉस कराइए. जैसे मान लीजिए मैं एक नॉर्मल क्रॉस करा रहा हूँ. मान लीजिए मैं प्लांट हाइट को लेकर के क्रॉस करा नॉर्मल. मैंने लिखा, मान लीजिए यहाँ पर मेल है. आप जानते हैं नॉर्मल क्रॉस में मेल फीमेल दोनों पेरेंट प्योर होते हैं. तो मैं प्योर को पी से लिखता हूँ. प्योर मेल प्योर कर दिया यहाँ पर मैं टॉल क्रॉस्ड विथ फीमेल, ये भी प्योर रहेगी. और यहाँ पर आप जानते हैं नॉर्मल क्रॉस में कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कंट्रास्टिंग में होते हैं. तो यहाँ पे मेल में टाल है तो फीमेल में क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा. ये ड्वार्फ, ये हमने क्रॉस देखिए यहाँ पे हमने कराया. अब इस क्रॉस को कराने के बाद यहाँ पर आप जानते हैं कि F1 जनरेशन में रिजल्ट कुछ आएगा. एक क्रॉस हमने कराया, क्या रिजल्ट कुछ आएगा. अब आप एक काम और कर सकते हैं, एक दूसरा क्रॉस कराइए. कैरेक्टर सेम रहेगा, बस करना क्या हम लोगों को सेक्स बदल देना है. यानी कि जो कैरेक्टर मेल में था उसे फीमेल में कर देना है और जो कैरेक्टर फीमेल में था उसे मेल में कर देना है ना. देखिए ऐसा हमको कैरेक्टर को रेसिप्रोकेट कर देना है, उल्टा कर देना है. तो मान लीजिए इसको मैंने लिख रहा हूँ, हमारा क्रॉस नंबर 1, क्रॉस को मैं CR लिख रहा हूँ, CR क्रॉस नंबर यहाँ पे 1 हो गया. यहाँ पे मैं करा रहा हूँ क्रॉस नंबर 2. तो क्रॉस नंबर 2 में मान लीजिए हमने क्या किया इसमें, देखिए मेल में यहाँ पे टाल था ना, तो हमको यहाँ पे मेल में क्या करना है, फीमेल कैरेक्टर यानी कि ड्वार्फ लाना है. अब देखिए हमारे यहाँ पे मेल हो जाएगा मेल प्योर ड्वार्फ. सिंपली याद रखिएगा कि पहले क्रॉस में जो कैरेक्टर फीमेल में था ड्वार्फ, उसको लाना है यहाँ पर मेल में. क्रॉस करिए, आगे फीमेल है ये प्योर होगी. और फीमेल में कौन कैरेक्टर लिखेंगे, जो पहले क्लास में मेल में था यानी कि टॉलनेस. यही करना है. यहाँ पर क्या हमारा हुआ, यहाँ पे टॉल हो गया. तो सिंपली आप देख रहे हैं जो दो क्रॉसेज हैं, तो दो क्रॉसेज में यही रिलेशन है. पहले क्लास में जो टॉल मेल में था वो देखिए दूसरे क्लास में वो टॉल फीमेल में चला गया. और जो कैरेक्टर आप देख रहे हैं यहाँ पर फीमेल में था ड्वार्फ, वो चला गया मेल में. ये दो क्रॉसेज हैं जहां पे कैरेक्टर को हम लोगों ने क्या किया, रेसिप्रोकेट कर कैरेक्टर्स को यहाँ पर बदल दिया है. अब देखिए, सपोज करिए आपसे मैं कहूं, मान लीजिए इस क्रॉस को हमने कराया और इस क्रॉस को कराने पर मान लीजिए मैं रिजल्ट लिख रहा हूं. रिजल्ट सपोज करिए कि ऐसा है कि मान लीजिए मैं करा रिजल्ट नंबर 1 यहाँ पे R1 लिख रहा हूं. तो क्रॉस नंबर 1 में मान लीजिए कि अगर यहाँ पर टॉलनेस का करेक्ट यानी F1 का प्लांट अगर टाल होता है और जो सेकंड क्रॉस है यहाँ पर भी मान लीजिए जो F1 है वो टाल होता है. एक रिजल्ट आपके पास ये है कि दोनों ही क्रॉस में F1 में सेम कैरेक्टर अपीयर हुआ, वो है टॉल. मान लीजिए अगर इसकी जगह पे एक दूसरा मैं अगर कहूं रिजल्ट आता, मान लीजिए मैं कहूं कि मेरा रिजल्ट यहाँ पे दूसरा कोई रिजल्ट आता, इस क्रॉस में सपोज करिए, इस क्रॉस में मान लीजिए कि अगर ड्वार्फ आता और इस क्रॉस में मान लीजिए कि टाल आता F1 में, F1 है यहाँ पे ड्वार्फ आता और यहाँ पे F1 में मानिए आपका टाल आता. ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है. अगर इस क्रॉस को कराएंगे तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है. अब देखिए
रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होती है? तो वास्तव में ये दो क्रॉस का सेट होती है। क्रॉस नंबर 1 एंड क्रॉस नंबर 2 दोनों का सेट होती है। और इनमें क्या दिख रहा है? दो करेक्टर पहले क्लास में मेल की तरह यूज किया गया है। देखिए टॉलनेस यहाँ पे मेल में यूज किया गया है, वो करेक्टर नेक्स्ट क्लास में मेल की तरह यूज किया जाता है। देखिए जो टॉलनेस हमने यहाँ पे पहले क्लास में मेल में लिया है, देखिए यहाँ पे मेल में लिया है टॉलनेस, तो देखिए सेकंड में क्या हो गया, हमने टॉल को फीमेल में ले लिया। और ऐसे ही जो करेक्टर पहले क्लास में फीमेल में लिया गया है, देखिए ड्वार्फनेस यहाँ पे मेल में लिया गया है, तो अगली क्लास में कहा जाएगा, मेल में चला जाएगा। ऐसी दो क्लासेज के सेट को हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्लास। ये क्या होती है? दो क्लास का ऐसा सेट जिसमें दो कैरेक्टर पहले क्लास में एज मेल यूज हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में एज फीमेल यूज होगा, और जो कैरेक्टर पहले क्लास में एज फीमेल यूज हुआ है, वो अगले क्लास में एज मेल यूज होगा। ऐसी क्लासेस को हम कहते हैं क्लास, है ना? इंग्लिश में कहा क्या कहेंगे? अ सेट ऑफ टू क्लासेस इन विच the character used as male in first class will be used as female in second class, and the character used as male in first class will be used as male in। इस तरह से जो पहले क्लास में मेल है, दूसरे में आप इसको फीमेल में रखिए, और जो पहले क्लास में फीमेल में है, दूसरे में उसको मेल में कर दीजिए। ऐसी दो क्लासेस का जो सेट होता है वो कहलाता है रेसिप्रोकल क्लास कहलाता है। ठीक, अब देखिए अगर ये दो रिजल्ट हमको मिले, अब जब क्रॉस कराएंगे तो इन्हीं दो में से कोई रिजल्ट मिलेगा, या तो ये रिजल्ट नंबर 1 मिलेगा, या तो रिजल्ट नंबर 2 मिलेगा। अब देखिए मान लीजिए कि अगर रिजल्ट नंबर 1 आपको मिला, यानी F1 में दोनों ही क्लासेस में टालनेस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ भी देखिए टाल आया F1 में, यहाँ भी टाल आया F1 में, रिजल्ट नंबर 1, यहाँ पर भी टाल आया, यहाँ पर टाल आया। तो अगर दोनों क्लास में सेम रिजल्ट आता है, टालनेस करके आता है, तो इस बात का प्रूफ है, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, जब आप मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे होते हैं, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स जो होती है, याद रखिएगा, वो उन जीन्स के लिए होती है जो जीन बेस में पाए जाते हैं। इन न्यूक्लियर जीन्स पर बेस्ड जेनेटिक्स जो होती है वो मेंडेलियन, ठीक ना? और आप जानते हैं कि मेंडेलियन जेनेटिक्स पर सेक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि जो मेंडेलियन कैरेक्टर्स होते हैं उनके एक्सप्रेशन पर, उनके प्रकट होने पर सेक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता, वहां खाली डोमिनेंट रिसेसिव होने का इफेक्ट होता है। आप जानते हैं कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में आप जानते हैं कि F1 जनरेशन में वही कैरेक्टर आएगा जो डोमिनेंट होगा। अब वो डोमिनेंट मेल पेरेंट में है, फीमेल पेरेंट में है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी मेंडेलियन कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स हु जीन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर नॉट अफेक्टेड बाय सेक्स ऑफ द पेरेंट, यानी जिन कैरेक्टर्स के जीन न्यूक्लियस में होते हैं उन कैरेक्टर के प्रकट होने के लिए पेरेंट का सेक्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसका डोमिनेंट अथवा रिसेसिव होना रिस्पॉन्सिबल है। F1 में वो कैरेक्टर आएगा ही आएगा, अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो F1 में आएगा ही आएगा, चाहे वो मेल पेरेंट में हो और चाहे फीमेल पेरेंट में हो। आप देख रहे हैं पहले क्लास में क्या दिखाई पड़ रहा है, F1 में टाल आ रहा है, और यहां देख रहे हैं सेकंड क्लास में F1 में टाल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, अगर पहला रिजल्ट आपको मिलता है, अगर पहला रिजल्ट आपको मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ध्यान दीजिएगा, ये टाल क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और इसका जो जीन है कहां पर है, न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियर जीन ही ऐसे होते हैं जिनका एक्सप्रेशन जो होता है सेक्स पर डिपेंड नहीं करता है, वो डोमिनेंट और रिसेसिव होने पर डिपेंड करता है। आप देख रहे हैं यही टाल जब मेल में था तब भी F1 में आया, और इस टाल को जब आपने फीमेल में कर दिया तब भी F1 में आया। यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है टाल F1 में आ रहा है, जब इसको हम फीमेल में रख रहे हैं तब भी आ रहा है, और जब मेल में रख रहे हैं तब भी आ रहा है। तो अगर आपको पहला रिजल्ट मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट हाइट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक ना? इसका मतलब कि अगर दोनों ही रेसिप्रोकल क्रॉसेस का रिजल्ट अगर सेम आता है, तो खाली डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होता है, वहां सेक्स का अगर कोई रोल नहीं है, आप कंक्लूजन क्या ड्रा करेंगे, जिस कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जिसे हमने प्लांट हाइट यहाँ पे किया है, का जीन कहां पर है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है।
क्योंकि न्यूक्लियर जीन के साथ ऐसा होता है कि उनके एक्सप्रेशन पर सेक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वहाँ डोमिनेंट का प्रभाव पड़ता है, तो आपको पहले रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। अगर पहला रिजल्ट मिला इसका मतलब क्या हुआ, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट हाइट आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और ये मेंडेलियन जेनेटिक्स की बेसिक बात होती है, ठीक है ना। अब मान लीजिए पहला रिजल्ट आपको नहीं मिला, अब आप मान लिया आपको दूसरा रिजल्ट पा गए। सपोज करिए कि आपको पहला रिजल्ट नहीं मिला, आपने रेसिप्रोकल क्रॉस कराया और आप क्या पाए, आप दूसरा रिजल्ट पा गए। अगर दूसरा रिजल्ट आप पा गए तब देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है कि दूसरे रिजल्ट में आप देखिए कि पहली क्लास में हमको ड्वार्फ मिल रहा है, F1 में तो ड्वार्फ प्लांट हाइट मिल रही है, जबकि दूसरी क्लास में आप देखिए F1 में हमको टाल प्लांट हाइट मिल रही है। तो अगर सेकंड रिजल्ट को एक्सप्लेन करना चाहें तो देखिए ड्वार्फ किस में है, तो पहले क्लास में आप देखिए ड्वार्फ कहां पर है, तो फीमेल में है, देख रहे हैं ना, फीमेल में है। यानी कि पहली क्लास आप देख रहे हैं, इसके इस रिजल्ट नंबर 2 में आप देख रहे हैं F1 में वो करेक्टर आया जो फीमेल में था। देखिए ड्वार्फ कहां पर, देखिए फीमेल में है, फीमेल यहां पर आया। सेकंड क्लास में आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपको टाल आ गया, टाल किस में है, अगेन देखिए टाल आपका मेल में है। तो अगर सेकंड रिजल्ट को देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि F1 में सिर्फ वही करेक्टर आ रहे हैं जो मेल में प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर आपका ड्वार्फ फीमेल में था, मेल आ गया। यहाँ पे देखिए आपका टॉल फीमेल में था तो टॉल यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये हुआ इस बार जो सेकंड रिजल्ट हमको जो मिल रहा है, इस बार अगर ऐसा हुआ तो आप ये समझेंगे कि जो जीन है वो अब न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इस बार करेक्टर के एक्सप्रेशन पर सेक्स का इफेक्ट आ रहा है और F1 में सिर्फ वही करेक्टर आ रहे हैं जो मेल में प्रेजेंट हैं, यानी कि यहाँ पर फीमेल करेक्टर ही F1 में आ रहा है। जब फीमेल यहाँ पे देखिए यहाँ पे टाल था तो F1 में टाल आया, और जब फीमेल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ड्वार्फ था तो F1 में ड्वार्फ आया। तो इस तरह से अगर आपको लगता है F1 में जो करेक्टर आ रहा है वो खाली फीमेल से आ रहा है, मेल से नहीं आ रहा है, ओनली फीमेल करेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ इन करेक्टर के एक्सप्रेशन पर सेक्स का इफेक्ट है ना। और याद रखिएगा कि जो जीन्स होते हैं वो खाली न्यूक्लियस में नहीं होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर भी तो जीन होते हैं, इसको हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन कहते हैं, या उनको हम साइटोप्लाज्मिक जीन कहते हैं। जैसे आप सबने पढ़ा होगा कि आप जानते हैं आपका क्लोरोप्लास्ट जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, उसमें भी आप जानते हैं जीन होता है। ऐसे बैक्टीरिया में आपने पढ़ा होगा जो प्लाज्मिड्स होते हैं, वहाँ वो भी क्या है, वो भी न्यूक्लियस के बाहर का, वो भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या साइटोप्लाज्मिक जीन होते हैं। ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जो पैरामीशियम में जो कप्पा पार्टिकल्स होते हैं वो भी न्यूक्लियस के बाहर के होते हैं। और इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा कि जो मोलस्क होते हैं, कि जो सेल की कॉइलिंग को रेगुलेट करने वाला जो जीन होता है वो भी न्यूक्लियस के बाहर ही होता है। इसका मतलब कि अब हम जानते हैं कि खाली न्यूक्लियस में ही जीन नहीं होते भाई, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में भी जीन होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, क्या इसको कहते हैं हम, साइटोप्लाज्मिक जीन, या उसको हम लोग प्लाज्मॉन कहते हैं, ठीक ना। तो न्यूक्लियस के बाहर जीन होते हैं, और जो जीन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं उनके एग्जाम्पल मैं अभी लिख दूंगा, मैंने बताया भी था, माइटोकॉन्ड्रियल जीन और क्लोरोप्लास्ट वाला जीन, कप्पा पार्टिकल वाला जीन, मोलस्क के सेल कॉइलिंग को रेगुलेट करने वाला जीन, प्लाज्मिड वाले जीन, सबके सब एग्जाम्पल्स होता है में लिख। तो इस तरह से जो जीन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, याद रखिएगा वो F1 में कौन आएगा, F1 में वही आएगा जो फीमेल में होगा। यहाँ पर सेक्स जो है वो करेक्टर के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहा है। तो इस तरह से इससे पता चल जाता है क्रॉस कराने से कि आपका जो जीन है वो न्यूक्लियर जीन है अथवा साइटोप्लाज्मिक जीन है। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्रॉस है कि बिना किसी साइटोलॉजिकल जेनेटिक्स के एनालिसिस, बिना किसी माइक्रोस्कोप, बिना किसी लैब, सिंपली क्रॉस को करा करके हम पता कर लेते हैं कि हम जिस करेक्टर को लेके स्टडी कर रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, का जीन न्यूक्लियस में है अथवा साइटोप्लाज्म में है ना? अगर रेसिप्रोकल क्रॉस के दोनों क्रॉस में अगर सेम रिजल्ट आए, समझ जाइएगा कि न्यूक्लियस जीन कहां पर है, ये न्यूक्लियर जीन है ना? और अगर अगर दोनों का रिजल्ट अलग अलग आए और रिजल्ट वही आए जो फीमेल में प्रेजेंट है, कैरेक्टर वही अपीयर हो जो फीमेल में प्रेजेंट है,
का मतलब यहाँ पर है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन है, मतलब साइटोप्लाज्मिक जीन है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो पहली केस लिया है, ध्यान दीजिएगा, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। जो हमारा रिजल्ट नंबर 1 है, क्या बताता है? ये बताता है कि हमारा कैरेक्टर न्यूक्लियर जीन से गवर्न हो रहा है, न्यूक्लियर जीन से। हाँ? लेकिन जो रिजल्ट नंबर 2 है वो क्या बता रहा है? ये बता रहा है हमारा जो कैरेक्टर है का जीन कहाँ पे है? न्यूक्लियस के बाहर है, साइटोप्लाज्म में है, साइटोप्लाज्मिक जीन है या साइटोप्लाज्मिक आप कह सकते हैं। तो ये साइटोप्लाज्मिक जीन है। तो इस तरह से इतनी इंपॉर्टेंट चीज कि कोई जीन कहाँ पर प्रेजेंट है आसानी से क्लास से पता लगा ले। हाँ? अगर दोनों क्लास में सेम रिजल्ट आए, सेक्स का कोई प्रभाव ना पड़े, ये जीन कहाँ पर है? न्यूक्लियस में है। ये न्यूक्लियर जीन है, न्यूक्लियर जेनेटिक्स है, तो मिंडल जेनेटिक्स होती है। लेकिन अगर आपको लगे नहीं दोनों क्लास में से एक क्लास में कुछ और मिल रहा है, दूसरे में कुछ और मिल रहा है, कि फीमेल कैरेक्टर ही खाली अपीयर हो रहा है, का मतलब कि ये जो जीन है वो न्यूक्लियस में नहीं है, न्यूक्लियस के बाहर है, उसे हम साइटोप्लाज्मिक जीन कहते हैं। और इस तरह के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक। आई होप कि आप लोग रेसिप्रोकल क्रॉस और उसके इंपॉर्टेंस को ढंग से समझ गए। अब इसके हम साइटोप्लाज्मिक जीन के कुछ एग्जांपल्स आपको हम लिख दे रहे हैं, देखिए ऐसा। साइटोप्लाज्मिक जीन के कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, दे रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक जीन्स। साइटोप्लाज्मिक जीन के हम कुछ एग्जांपल्स आपको लिख दे रहे हैं। साइटोप्लाज्मिक जीन को आप कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, या इसको हम साइटोप्लाज्मिक जीन कहते हैं। साइटो जीन एग्जाम्पल आप याद रखिए, पहला याद रखिए क्लोरोप्लास्ट वाले जीन, क्लोरोप्लास्टिक एंड माइटोकॉन्ड्रियल जीन, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया वाले जीन, माइटोकॉन्ड्रियल। और दूसरा एग्जाम्पल फेमस आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आप बैक्टीरिया में पढ़े हैं। प्लाज्मिड जो होते हैं आप जानते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए सर्किलित होते हैं बैक्टीरिया, उसकी डिफिनेशन ही होती है बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होती हैं जहां पर उनके अपने न्यूक्लियस के अलावा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए सर्किल होता है। उसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए सर्किल अथवा साइटोप्लाज्मिक डीएनए सर्किल को ही हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। ये आपका ही हो गया। और तीसरा आप अगर एग्जाम्पल याद करना चाहें, याद रखिए जब आप पैरामीशियम पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आप लोग कप्पा पार्टिकल, कप्पा पार्टिकल का जो जीन होता है आप एग्जाम्पल में कप्पा पार्टिकल, डिटेल में हमारे जूलॉजी अक्सर आपको बताएंगे इसके बारे में, यहाँ पर मैं खाली एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। और एक और है जो मोलस्क जो होते हैं उनकी जो सेल की जो क्वाइलिंग होती है वो क्लॉकवाइज होगी अथवा एंटी क्लॉकवाइज होगी, उसको डिसाइड करने वाला जो जीन होता है वो भी साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, तो बिहेवियरल, जब आप बिहेवियरल साइंस अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते होंगे, पढ़े होंगे, आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा जो होता है इमोशनली अपने मदर के क्लोजर होता है, माँ के नजदीक होता है। पिताजी से तो हम प्यार इसलिए करते हैं, पिताजी हमारे समाज में कमाने वाले होते हैं, वो हमारा खर्चा उठाते हैं, हमारे ड्रेसेस खरीदते हैं, कापी किताब खरीदते हैं, फीस भरते हैं, हमारे शौक पूरा करते हैं। पिताजी भी महत्वपूर्ण मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम उनको ज्यादा वेटेज देते हैं अपने इस प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट की वजह से। अगर अपने दिल से आप कभी पूछिएगा आप किससे ज्यादा मदर को आप ज्यादा अपने नजदीक पाते हैं अथवा फादर से पाते हैं, आपका आंसर मिलेगा कि हम मदर के ज्यादा नजदीक पाते हैं। और उसका उसका रीजन क्या होता है? जो इमोशनैलिटी वाला जो जीन होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और आप जानते हैं जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि जब स्पर्म और ओवम का जब फ्यूजन होता है, आप जानते हैं तो जो स्पर्म होता है वो बहुत ही लिटिल अमाउंट में साइटोप्लाज्म देता है, जबकि एग का पूरा जो साइटोप्लाज्म होता है वो आप जानते हैं जायगोट बनाने में है। इसके बाद सर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, सारी वहाँ पर पढ़िएगा आप लोग। इतनी बात थोड़ा हम भी जानते हैं, आपने मैंने बता दिया। जब माता के द्वारा दिए गए
शुक्राणु, ओवम और पिता के शुक्राणु जब अपन फ्यूज करते हैं, तो स्पर्म का मेनली न्यूक्लियस ही फ्यूज करता है एक के साथ। स्पर्म में साइटोप्लाज्म वैसे ही बहुत कम होता है और थोड़ा-सा अमाउंट खाली बच जाता है वहाँ पर। तो इस तरह से साइटोप्लाज्म जो होता है मेनली एक ज़ायगोट को कहाँ से मिलता है? मदर से मिलता है। और जीन कहाँ पर होता है ये वाला? वो साइटोप्लाज्म में होता है। इसलिए इमोशनल के ज़्यादा करीब होते हैं। ये बिहेवियरल साइंसेज़ पाया गया है। ठीक है ना? इस तरह से ह्यूमन इमोशनैलिटी का जो कैरेक्टर है, उसका रिस्पॉन्सिबल जीन भी साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। यही कारण है कि हमारे साथ इमोशन बड़ी इम्पोर्टेंट जो हमने आपको बता दिया, का इम्पोर्टेंस बता दिया, एक एग्जाम्पल बता दिया और सामान्यतया एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको दे देता है। आज की वीडियो हम यहीं पे अपना रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे की हम बात करेंगे। कुल मिलाकर के इन 3-4 वीडियो में हर तरह की क्लासेस के टाइप्स का क्या इम्पोर्टेंस है, पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हमने आपको सब आप लोगों से रिक्वेस्ट आपको ये सारी बातें हमारी आपको अच्छी लगती हैं। अगर ये बातें आपके लिए यूज़फुल हैं, आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में अगर लगता है कि हेल्प करेंगी, हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम हमारा और उत्साहवर्धन हो, आपके लिए हम और अच्छी-अच्छी रेगुलरिटी के साथ हम लव यू।